नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सुबह से ही मतगणना जारी है और तमाम जो पार्टियां हैं उनको लेकर एक्साइटमेंट उनको मतगणना को लेकर उनकी देखने को मिल रही है। अगर यूपी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी लगातार काउंटिंग की जो मतगणना है वो लगातार जारी है और सीटों पर अब कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर होती हुई भी नजर आ रही है कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है। इसको लेकर जो पार्टी के प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसके किशोरी लाल जी के लिए ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि किशोरी भैया, हमें उम्मीद थी कि आप जीतेंगे। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया, आप जीतेंगे। और उसके बाद ये हो रहा है कहीं ना कहीं कि अमेठी सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किशोरी लाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी की जो स्मृति ईरानी है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। और स्थिति अगर यूपी की बात की जाए इस तरह की देखने को मिल रही है। और सीटों की भी अगर बात करें, कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और सुब्रत पाठक पीछे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 80 सीटों में से 36 सीटें अभी बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही हैं, 44 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं और 0 सीट अभी बीएसपी को मिली है। और जैसा कि एग्जिट पोल में भी हमने देखा था कि बीएसपी को 0 सीटें मिली हैं, तो वो अभी तक देखने को मिल रही हैं। अभी तक बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है। अदर में भी 0 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की खबर है कि 44 सीटों पर बढ़त अभी समाजवादी पार्टी बनाए हुए है। इसी पर मेरी सहयोगी यास्मीन से भी मैं बातचीत करूंगी। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी अमेठी सीट की अगर बात की जाए तो वो एक ऐसी सीट है, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट। क्या अमेठी में स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया, जनता के बीच लगातार मौजूद रही, चुनावी कैंपेन में नजर आई, वो लोगों के बीच पहुंची। लेकिन अब ये जो देखने को मिल रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं, किशोरी लाल उनसे आगे चल रहे हैं। जी, ठीक कह रही हैं आप। और अमेठी में तो सबसे पहले हुआ ये है कि लोकल फॉर वोकल का जो हमारे पीएम का वो टैगलाइन है, तो ये चीज़ अमेठी में सिद्ध हो गई है। क्योंकि जो किशोरी लाल शर्मा हैं वो अमेठी से ही आते हैं और उन्होंने सारा काम, अगर हम उनका इतिहास अगर देखें तो राजीव गांधी के साथ उन्होंने अमेठी में काम करा, सोनिया गांधी के साथ उन्होंने अमेठी में काम करा। वो यहाँ पर कार्यकर्ता से, नेता से लेकर और आज उन्हें यहाँ पे आज ये पोजीशन पर वो आए हैं। तो इसके बाद वो लोकली यहाँ पर हमेशा रहे। और स्मृति ईरानी, अगर लोगों का कहना है, जो उन्होंने शायद अब साथ ना दिया हो, उनका कहना है वो बाहर ही हैं, बेशक उन्होंने घर बनाया हो, बट किशोरी लाल जो है वो यहीं से ही आते हैं। तो इसीलिए लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, जो उनके साथ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने देखा है। और इसी वजह से शायद स्मृति ईरानी को इस बात का घाटा हुआ है कि उनके सामने जो थे एक आम इंसान, जो आम कार्यकर्ता से लेकर आज सांसद की पोजीशन पे शायद वो पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए शायद स्मृति ईरानी इसलिए शायद पीछे रह गई हैं। अगर शायद राहुल गांधी उनके सामने खड़े होते तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी के लिए काफ़ी अच्छा होता। लेकिन किशोरी लाल, देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन का काफ़ी अच्छा एक, मैं कहूँगी कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया किशोरी लाल शर्मा को अमेठी में खड़ा करके। बिल्कुल। और अगर रायबरेली सीट की बात की जाए तो राहुल गांधी को वहां से खड़ा करके भी अभी जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक अच्छा काम कर दिया, क्योंकि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं वो वहां से। जी, मैं यही बोलूँगी कि इंडिया गठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अगर राहुल गांधी को रायबरेली सीट देकर और किशोरी लाल को अमेठी सीट देकर, तो अब ये हुआ है कि इंडिया गठबंधन को दोनों ही सीटें मिल रही हैं, अमेठी भी मिल रही है और रायबरेली भी मिल रही है। तो और स्मृति ईरानी इतना बड़ा चेहरा, अगर उसको एक लोकल जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अगर पीछे छोड़ रहे हैं तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। और अगर हम बात अयोध्या की भी करें, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां पर भी बीजेपी पीछे चल रही है और इंडिया गठबंधन का जो नेता है वो आगे चल रहा है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर था, बीजेपी का एकदम बड़ी एक सीट थी जिसमें शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो पीछे, क्या उन्होंने लगा होगा क्लीन स्वीप आएगा, उसमें भी जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि यास्मीन, जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तब बीजेपी पर ये आरोप लगे थे कि आनंद फानन में आपने जल्दी में कर दिया, क्योंकि 2024 के चुनाव में आपको उसको मुद्दा बनाना था। और ये आरोप बीजेपी पर लगे हैं और ये कहा भी जा रहा था कि राम के नाम का फायदा होगा, मंदिर का फायदा होगा। लेकिन अयोध्या सीट में पीछे चलना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें अयोध्या सीट का तो लगा ही था कि ये तो हमको मिलेगा ही, लेकिन इसमें भी वो पीछे चल रहे हैं। और अगर जैसे कि आपने मैंडेट अभी दिखाया है कि बीजेपी जो है वो 36 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो 44 सीट पर आगे चल रहा है। मतलब
टक्कर दे रहा है। और यूपी तो ऐसा कहा जाता है कि यूपी दिल्ली के आने के लिए यूपी आपको जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80 सीटें आती हैं वहाँ से। अगर दिल्ली आना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो यूपी बहुत ज़रूरी है जीतना। अगर यूपी में इतनी तगड़ी अगर आपकी टक्कर हो रही है और आपका कैंडिडेट जिसको आप सोच ही नहीं रहे थे कि ये हमारे बराबर का है, मतलब अखिलेश और राहुल को कितनी बार कितने नेताओं ने बोला कि पीएम का जो फेस है वो इतना बड़ा है कि वो टिक ही नहीं सकते। हमें 80 की वो एक हमने पूरी आकांक्षा, आप जानते हैं कि हमने कितनी खबरें तो इस पे बनाई हैं कि उन्होंने लोगो जारी किया था, उन्होंने पूरा बनाया था कि 80 इस बार 80 की 80 सीटें लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि बीजेपी को इस बार लेड हुआ। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस ही साबित हो रहा है। पहले तो शायद हम लोग भी एज जर्नलिस्ट थोड़ा हम लोगों के मन में भी आ गया था कि क्या पता 80 ना सही 75 70 इतनी तो मिल ही जाएगी, लेकिन इतना अच्छा कंपटीशन जो यूपी में देखने को मिला है। अगर हम दिल्ली की भी बात करें, दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये वाला जो सेक्शन है, ये हमने सोचा था कि ऐसा यूपी में आएगा कि 70-75 पे बीजेपी आगे चलेगी, पर टक्कर भी हो रही है और इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। यास्मीन, हमने देखा था 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो जो वोटर्स थे वो काफ़ी साइलेंट थे। उन्होंने ये पता नहीं लगने दिया कि क्या होगा, कौन आने वाला है। ये कुछ स्थिति यूपी में इस बार भी देखने को मिली, क्योंकि यूपी का मतलब लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन आंकड़े एकदम चौंका रहे हैं कि 44 प्लस जा रही है समाजवादी पार्टी और 36 पे है बीजेपी। तो मतलब ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, और कह सकते हैं कि बीजेपी इसको कैसे ओवरकम करेगी, इसके लिए भी। जब पूरा चुनाव चल रहा था, हम पूरा चुनाव जैसे कि हम कवर भी कर रहे थे, तो हर एक चरण में हमने देखा वोट प्रतिशत जो था घटता ही जा रहा था। पहला चरण हमें लगा कि शायद वोटर्स जो हैं वो इतने जागरूक नहीं हुए हैं, शायद गर्मी ज़्यादा है। और फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, मैक्सिमम चरण में हमने ये देखा, 7 चरणों में हमने देखा कि यूपी का जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और जब हम ये देखते हैं कि किसी पार्टी का, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जो है सत्ता में है, और किसी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत अगर कम होता है तो ये बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी था कि उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़ता, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। यानी कि शायद जो वोट वहाँ जाने थे, जैसा कि हम लोग ये अपने रिजल्ट्स में देख सकते हैं, शायद जो वोट नहीं गए हैं, जो प्रतिशत कम हुआ है, शायद वो उन्हीं के ही साथ का था, और वो प्रतिशत कम होने से शायद बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि अभी देख पा रहे हैं हम यूपी में जिस तरीके से देखा हमने कि सीएम योगी का अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, बड़ा फेस है। और वीआईपी लिस्ट जो नेताओं की जारी होती है उसमें सीएम योगी का नाम होता है, वीआईपी प्रचारक की लिस्ट में भी उनका नाम होता है। वो यूपी के अलावा और राज्यों में भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन खुद यूपी की कमान क्या योगी ने नहीं संभाल पाई, कहाँ कमी? क्योंकि ऐसी स्थिति जो बन रही है वो सवाल को कई सारे खड़े कर रही है, और सवालों के घेरे में यूपी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बीजेपी, ऐसा नहीं कह सकते बीजेपी नहीं समझती इस बात को कि यूपी कितना इंपॉर्टेंट, इसीलिए 80 सीटें पूरी यूपी की बीजेपी ने कहा कि हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो एनडीए का आंकड़ा है जो बहुमत पार कर रहा है। बीजेपी खुद बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। जी, इंडिया का जो आंकड़ा है वो पार हो रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। और ये जैसे कि हमने पत्रकारिता भी की इस चीज़ को पूरा लेकर, पीएम मोदी भी कितनी बार यूपी आए अपनी रैलियों में, सीएम योगी भी जो हैं वो भी पूरे टाइम एक्टिव थे। बट इस बार ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद यूपी के 2 लड़कों ने, जैसे हम लोग कई बार कि हम लोगों ने थोड़ा सार्कास्टिकली इस टैगलाइन को यूज़ किया था कि शायद यूपी के लड़के कमाल नहीं दिखा पाएंगे, बट अब जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं यूपी, मोदी मैजिक नहीं, 2 लड़कों का मैजिक चला है। और अभी देखिए जो ये जो रिजल्ट के आंकड़े यूपी के दिख रहे हैं, 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर है। यानी कि बीजेपी जो है वो अभी भी पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी 1 सीट से आगे चल रही है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 7 सीटें कांग्रेस को, अगर पिछली बार से देखी जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा है, अच्छा खासा कांग्रेस को पिछली बार से फ़ायदा मिला है, जो कि 1 पे सिमट गई थी। और अगर देखा जाए राष्ट्रीय लोकदल की तो 2 सीटें हैं, आज़ाद समाज पार्टी की 1 सीट, अपना दल की 1 सीट। तो यहाँ पर जो स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लिए टेंशन तो यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इससे निकलने के लिए वो ये भी देख रहे हैं हम कि मीटिंग के लिए भी बोला गया है कि कल एनडीए की मीटिंग भी होगी। जी, होनी ही चाहिए। अब उनका जो नारा था 80
का क्रॉस 80 को हासिल करने का होनी ही चाहिए मीटिंग। और मुझे लगता है कि एज जर्नलिस्ट मैं खुद भी ये पूरा चुनाव जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी उनके सारे तर्कों को देखूंगी कि आखिर कहाँ चीज़ें गलत चली गई, क्योंकि हमने भी यही अनुमान लगाया था, बेशक 80 ना जाता, 70 मतलब 60 तक का अनुमान तो हम भी लगा कर चले थे कि हाँ शायद यूपी में इतना हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि आपने दिखाया कि आज़ाद समाज पार्टी को की बढ़त चल रही है, क्योंकि वो एक ही आई थिंक नगीना सीट पर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो खड़े हुए हैं, और बीजेपी के जो नेता हैं उनको तकरीबन मैं देख रही थी 50,000 से ज़्यादा वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं, जो कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद नगीना सीट को वो जीत जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि हम देख पा रहे थे यूपी के अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, कुछ सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा है, लेकिन अगर स्मृति ईरानी बड़ा झटका माना जाएगा कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भरोसा जनता ने इस बार जताया है, ये कह सकते हैं कांग्रेस पर, और मुझे लगता है कि सपा पर भी। एक इंडिया गठबंधन जो उन्होंने एक टेक्निक जो उन्होंने निकाली है, और उन्होंने इंडिया जो नाम दिया है कि हम लोग सारे एक साथ रहें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि और मुझे लगता है कि अगर मायावती भी इनके साथ आती तो अब मायावती शायद ये सोचने पर मजबूर हो गई होंगी कि शायद मुझे भी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए था। एनडीए गठबंधन जो है उसमें भी काफ़ी जो नेता हैं वो सारे पार्टीज़ हैं वो हैं, पर इस बार 50-50 का मार्जिन अभी लग रहा है। टक्कर इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है कि ये कहना वाकई में मुश्किल है कि बहुमत का आंकड़ा अगर यूपी की बात करें तो किसको मिलेगा। इंडिया गठबंधन को भी मिल सकता है, और ये वाकई में चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और क्योंकि समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो पिछली बार के चुनावों के नतीजों के हिसाब से इस बार बीजेपी को पूरी कड़ी टक्कर दे रही है, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर पहले साथ आ चुके हैं और ये दोबारा आए हैं, लेकिन उस टाइम उनका आपस में वो गठजोड़ उतना काम नहीं आया था, लेकिन इस बार काम आया है। मायावती ने मुझे लगता है कि शायद वो पुरानी चीज़ को देखकर अपने आप को अलग किया होगा कि हम अपने आप को अलग रखेंगे, अकेले लड़ेंगे और ज़्यादा बेहतरी हमारे लिए होगी, लेकिन एग्जिट पोल में क्योंकि 0 दिखाया था बीएसपी का, और वही अब नतीजों में फिलहाल देखने को मिल रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उसमें सपा और बसपा का गठबंधन था, उसमें बसपा और सपा ने तकरीबन 10 के करीब की सीट जीती थी, और बाकी जो सारी सीटें थीं वो एनडीए को मिली थी। तो और ज़्यादातर सीटें जो थीं वो बसपा की थीं, जो उस गठबंधन में भी ज़्यादातर जो सीटें थीं वो जीती थी बसपा ने, और सपा ने कुछ सीटें जीती थी। अब शायद इसी वजह से मायावती को लगा होगा कि वो अकेले लड़ेंगी, और वो सीटें अगर खुद भी मिल जाती हैं तो ये भी अच्छी बात है। अब बात ये हो गई कि अब सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और बसपा पीछे चली गई। अब लोगों ने कांग्रेस के साथ जो उनका सपोर्ट सिस्टम बंधा हुआ था, जो कि कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल जो सीटें थीं, उन्होंने जमकर कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने जमकर सपा को वोट कराया और एक तरफा वोट किया है होकर, क्योंकि वो बटी नहीं, वो बसपा में और सपा में या इंडिया गठबंधन में वो कंफ्यूज नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो अगर हम जो ये अखिलेश का जो पूरा वोटिंग सेक्शन है जो उनको वोट करता है वो बटा नहीं, बसपा में भी नहीं बटा और कांग्रेस में भी नहीं बटा। उनको पता था कि इंडिया गठबंधन क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, ये इंडिया गठबंधन क्या होता है, इसमें कितने सारे स्टेट के लोग हैं, हमारे स्टेट से इसका क्या लेना देना। पर अगर देखा जाए तो वोटर्स काफ़ी जागरूक निकले कि उनको पता है कि इंडिया गठबंधन क्या है, कहाँ हमारा वोट जाएगा। तो ये कैंडिडेट को भी इस बार कहीं ना कहीं देखा है, और जिस तरीके से देखने को मिला पूरा अभी का चुनाव यूपी का, अभी स्थिति ऐसी है कि हर कोई चौंक रहा है कि अच्छा ये कैंडिडेट आगे हो गया, वो कैंडिडेट, क्योंकि स्मृति ईरानी वाला जो था वो वाकई ऐसा था कि हर कोई सोच रहा है कि स्मृति ईरानी ने अभी वहाँ पर घर बनाया और जनता के बीच लगातार पहुँच रही थी, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रणनीति जो है वो काम कर गई, और अभी स्मृति ईरानी वहाँ से पीछे चल रही हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो और सीटें हैं यूपी की, वहाँ पर भी लगातार इसी तरह से आगे पीछे की लड़ाई चल रही है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर सीट से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, और अभी नतीजे क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा क्लियर होंगे कि क्या अभी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो रायबरेली और अमेठी की सीट जो कि परंपरागत कांग्रेस की सीट मानी जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को बहुत ज़्यादा यूपी में नुकसान हुआ है अभी तक की जो स्थिति देखने को मिली है। उसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 7 सीटें अभी तक मिलती हुई दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी को भी प्लस काफ़ी ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी काफ़ी डाउन चल रही है। और जबकि बात की जाए मायावती की, तो उनकी अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो
ये स्थिति अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है यूपी में। हालांकि आगे जो अपडेट है यूपी के चुनाव को लेकर वो आपको हम बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।